किसी पार्टी के पास टीम है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ। बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक टीम ने परफॉर्म किया है, मैं आज उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। मैंने उनको कन्विंस कर दिया है कि मुझे इजाज़त दें कि मैं कैबिनेट से स्टेप डाउन कर। जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद हो। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। कहा जाता है कि सियासत में हकायक से ज्यादा परसेप्शन को देखा जाता है और परसेप्शन हमेशा हकायक पर हावी होती है, क्योंकि जब एक तासुर बन जाए तो उसे खत्म करने में बड़ी देर लगती है। तहरीक इंसाफ ने भी अपोजिशन में इस हथियार का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन अब हुकूमत में आकर लगता है कि इसी का शिकार खुद तहरीक इंसाफ हो रही है। जो तब्दीली निज़ाम में लाना चाहती थी उसका इतलाक अपनों पर ही हो रहा है, जिसका ट्रेलर कल चला, जिस वजीर खजाना से मंशूर बनवाया गया, जिसको फ्रंट फुट पर रखा, उसको अपने ही हटने का फैसला व्हाट्सएप से पता चलता है। सिर्फ यही नहीं, पिछले 8 माह में ऐसी बहुत सारी मिसालें भरी पड़ी हैं कि ब्यूरोक्रेसी की तब्दीलियां हों या कुछ और, या फिर एक बार फैसला किया जाता है फिर उसे तब्दील किया जाता है और उसके बाद जो लगाया जाता है उस पर फिर से सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। कल असद उमर ने अपनी वजारत के हवाले से जो कहा कि क्या करना होगा, सुन लें। नया वजीर खजाना आएगा, वो भी एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। उम्मीद करता हूँ कि पूरी उनको सपोर्ट मिलेगी। थोड़े मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है और थोड़े सब्र तहम्मुल की ज़रूरत है। जल्दबाजी करेंगे तो हम फिर वही उसी खाई में दोबारा गिरने का खतरा पैदा करेंगे। जो भी आए, फैसले जो करे, उसके साथ अगर मुश्किल फैसले करता है तो उसके साथ फिर खड़े होने की भी ज़रूरत है, और ये ना उनसे कोई एक्सपेक्ट करे कि मुआवजे होंगे और अगले 3 महीने के अंदर जो है वो दूध और शहद की नदियाँ। अब जो 5 प्यारे लाए गए हैं वो पहले से ही मुतनाज़े हैं और आजमाए हुए हैं। वो कुछ भी करेंगे तो सवाल उठेगा, झगड़े बढ़ेंगे, तो उसके बाद क्या होगा किसी के पास जवाब नहीं। मिसाल के तौर पर हफीज़ शेख साहब, जिन्हें मुशीर ख़जाना बनाया गया है, इनके अगर माजी पर हम नज़र दौड़ाएं तो ये मुशर्रफ दौर में सिंध के वज़ीर ख़जाना रहे हैं, वज़ीर निजकारी रहे हैं मुशर्रफ दौर में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 3 साल ये वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो अपने दौर में इदारों की निजकारी से $5 बिलियन इकट्ठे किए इन्होंने, और इत्तिसालात के $800 मिलियन अब तक नहीं मिले, जिसकी डील में बतौर वज़ीर निजकारी हफीज़ शेख साहब भी शामिल रहे। फिर पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना रहे 3 साल, और जाते हुए काफ़ी कुछ कहा गया। ज़रदारी साहब से मुतल्लिक़ एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि ज़रदारी साहब कुछ भी कभी भी मुझसे खुश नहीं रहे, मैं प्रोफेशनल तरीके से काम करता रहा, अहम तैनातियों में उनकी मुखालफत करता रहा, और इन्हीं वजूहात की बिना पर उन्हें मुस्ताफ़ी होना पड़ा। इमरान खान मुआशी बहरान का जिम्मेदार गुज़िश्ता 10 साल की हुकूमतों को करार दे रहे हैं, हुकूमतों की पॉलिसीज़ को करार दे रहे हैं, जो कि आज उन्होंने औरकज़ई के जलसे में भी दोहराया। क्या कहा खान साहब ने, सुनाते हैं आपको। पिछले 10 सालों में 6000 से कर्जा गया है 30,000 पे। सिर्फ दिन का कर्जों के ऊपर जो हम सूद देते हैं वो है 6 अरब रुपए से ज्यादा। अब जिन 10 सालों का खान साहब जिक्र करते हैं कि उन 10 सालों की मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से आज मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, तो उन 10 सालों में से 3 साल हफीज़ शेख साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना रहे। यानी खान साहब जिस मुआशी तबाही की बात करते हैं उसमें 30% हिस्सा अकेले हफीज़ शेख साहब का है, जिन्हें अब मईशत को दुरुस्त करने के लिए लाया गया है। दूसरी अहम वजारत जिन्हें दी गई है फिरदौस आशिक ईवान, मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात। फरवरी 2011 से 2012 तक पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर इत्तलात रहीं, और वज़ीर इत्तलात को और वजारत इत्तलात को मौसर तरीके से ना चलाने पर कमर ज़मान कायरा साहब को उनकी जगह पर वज़ीर इत्तलात बनाया गया, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से। नैब ने 15 फरवरी 2019 से फिरदौस आशिक ईवान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी शुरू की हुई है। ये भी पहले से काम कर चुकी है, पार्टियां बदल चुकी हैं, अब तहरीक इंसाफ में आई है तो उन्हें तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिर बारी आती है एजाज शाह की, जिन्हें वफाकी वजीर दाखिला बनाया गया है। इनके कैरियर पर भी अगर नजर दौड़ाइए तो बेनज़ीर भुट्टो ने एक ईमेल में कहा था कि अगर मैं मार दी जाऊं तो जिम्मेदारों में से एक एजाज शाह होंगे। एजाज शाह पर 2002 में
पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाने का इल्ज़ाम है। और साथ ही साथ अगर एजाज शाह के कैरियर से मुतालिक बात की जाए तो उन पर वकास अकरम की तरफ से शेख वकास अकरम ने कहा था कि शिदत पसंद तंजीमों की पुष्पनाई का उन पर इल्ज़ाम लगाया था एक आर्टिकल में। और जावेद हाशमी साहब जो कि तहरीक इंसाफ के सदर भी रहे हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि 2014 के धरने में एजाज शाह इमरान खान के राब्ताकार थे। उमर सईद शेख की गिरफ्तारी अपने असर रसूख से करवाई तो एजाज शाह ने। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के मुताबिक इदारों को उनके कौमी सलामती के मुशीर बनने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। एजाज शाह की आलमी सतह पर भी साख पर बहुत से सवालात उठते हैं। उन्हें परवेज़ मुशर्रफ ने ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर मुकर्रर किया था, मगर मेज़बान मुल्क ने एतराज़ कर दिया, जिसके बाद उनकी तकर्री नहीं हो सकी बतौर हाई कमिश्नर ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद बारी आती है आज़म खान सवाती की, जिन्हें वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर मुकर्रर किया गया है। आज उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018 तक वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी रहे। गरीब खानदान को धमकियां देने और इस्लामाबाद के IG को हटवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की। आज़म सवाती को इस्तीफा देना पड़ा और इसके साथ साथ आज़म सवाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक GIT जो बनी थी उनके खिलाफ, उसने भी बहुत सख्त रिपोर्ट उनके खिलाफ दी थी, जिसके बाद आज़म सवाती को अपने ओहदे से हटना भी पड़ा था और वजारत से हाथ धोना पड़े थे। लेकिन दोबारा से अब उन्हें वफाकी वज़ीर बनाया गया है पार्लिमानी अमूर का। और अब बारी आती है नदीम बाबर की, जिन्हें मुआवन खुसूसी बराए तवानाई मुकर्रर किया गया है। IPP के करता धरता हैं, बड़े मशहूर हैं। इसहाक डार साहब ने जो मुतनाज़ गर्दशी कर्जा क्लियर किया था, उसमें नदीम बाबर ने उनकी मुआवनत की थी। इमरान खान ने नदीम बाबर को एनर्जी की टास्क फोर्स का सरबराह बनाया। नदीम बाबर साहब जो 80 करोड़ के डिफाल्टर हैं सुई नॉर्दर्न गैस के, अब उसी इदारे के बॉस बन गए हैं। ये हैं कप्तान के नए खिलाड़ी। और आज औरंगज़ई के जलसे में भी खान साहब ने खिताब करते हुए अपनी कारकर्दगी से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि जिस वजीर की कारकर्दगी नहीं होगी उसे तब्दील कर दिया जाएगा। खान साहब ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद हो। लेकिन सवाल रहेंगे कि दिसंबर में मुआशी टीम को मुबारकबाद देने वाले इमरान खान साहब पर क्या अचानक दबाव आया? क्या खान साहब को समझ नहीं आ रही? क्या खान साहब पार्टी ग्रुपिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? और क्या जो नई टीम बनाई है वो फिर 8वां के बाद एक और किस्त आएगी तब्दीली की? इन तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है नदीम अफजल चंद साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी। बहुत शुक्रिया चंद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कुछ महीने पहले तक, कुछ हफ्ते पहले तक बल्कि मैं कहूँगा, खान साहब बड़ी तारीफ किया करते थे अपनी टीम की। फिर क्या हुआ, अचानक से टीम उन्हें तब्दील क्यों करना पड़ी? देखें, मेरे ख्याल में इनफरादी तौर पर, ये शख्सी तौर पर तो किसी पे कोई इतराज़ नहीं है, ना था। लेकिन जहाँ तक बात है डिलीवरी की, परफॉर्मेंस की, तो उसके ऊपर तो बहुत सारी डिबेट हो रही थी और बड़ा प्रेशर था प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, पार्टी की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, मीडिया की तरफ से। और फिर जो मिनिस्ट्रीज़ की ब्रीफिंग लेते थे उसमें यकीनन वो जिस पेस से, जिस पिच से प्राइम मिनिस्टर काम करना चाहते थे वो उनकी टीम उस हिसाब से डिलीवर नहीं कर रही थी। और बहुत सारी मुश्किलात भी थी टीम को। मुल्क बड़े क्राइसिस में मिला। इस मुल्क के जो क्राइसिस थे उस क्राइसिस में आप मेरे ख्याल है मैक्सिमम कोशिश की लोगों ने परफॉर्म करने की, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कोई नहीं कर सका तो उसको दूसरे को मौका मिलना चाहिए। और अल्लाह करे को बेहतरी आए इस मुल्क की, कोशिश करनी चाहिए। वो हर अपने कोई ज़ाती दोस्तों को भी नाराज़ किया है और ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो जलसे से खिताब किया है फाटा के अंदर, तो उन्होंने कहा है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारत में रहना पड़ेगा, मैं किसी के ज़ाती तल्लुकात की बुनियाद पर नहीं रख सकता। तो इस हवाले से मेरे ख्याल बड़ी क्लियर लाइन है और ये इस मुल्क में। लेकिन यहाँ पे चंद साहब, तमाम के तमाम वज़रा को कारकर्दगी की बुनियाद पर तो नहीं हटाया गया। असद उमर साहब ने भी कल एक प्रोग्राम में कहा कि खान साहब ने बताया कि 3 में से 1 वजीर को करप्शन की बुनियाद पर हटाया गया। आपने खुद भी कल एक प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक की थी। तो कौन सा ये वजीर है? वैसे रूमर्स तो आमिर कियानी साहब से मुताल्लिक है, आप इसकी तस्दीक भी करते हैं कौन सा वजीर है? और अगर कोई करप्शन पे फारिग हुआ है तो करप्शन की सज़ा सिर्फ वजारत से हटाना तो नहीं है, उसे तो सज़ा होनी चाहिए। देखिए, अभी तो बात रूमर्स की हद तक है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। जो कोई भी होगा मेरे ख्याल में जिस खिलाफ कोई सबूत होंगे ज़रूर कार्रवाई होगी। और लेकिन अभी तो मैं नहीं समझता, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं इसके ऊपर को कमेंट कर सकूं या स्टेटमेंट दे सकूं। लेकिन ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है और प्राइम मिनिस्टर का तो बड़ा क्लियर विजन है
कि जिसके ऊपर भी केसेस हो गई है, जो भी इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होगा वो उसको लेकिन नदीम अफजल चांद साहब, अभी फरवरी में फिरदौस आशिक अवान साहिबा के खिलाफ भी एक कार्रवाई, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी ओपन हुई है आमदन से जायद असासों की। तो फिर जिन लोगों पर केसेस हैं उन्हें दोबारा से काबीना के अंदर शामिल किया जा रहा है, ये तो पॉलिसी में तजाद आ गया। देखिए, केसेस की इंक्वायरी होना और चीज़ है, रेफरेंस का बनना और चीज़ है। जब रेफरेंस बनता है उसके बाद वो पहले प्रेसिडेंट हैं कि वो फिर नहीं ओहदा रखते, और ये नया प्रेसिडेंट सेट किया है पीटीआई ने, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये मोरालिटी, सियासत की बुनियाद ही मोरालिटी है, और मोरालिटी की बुनियाद पर जो फैसला होगा उसको जो सियासत करेगा वही। लेकिन जनाब, रेफरेंस तो मुराद अली शाह के खिलाफ भी नहीं कायम हुआ था, उन पर भी इल्ज़ाम लगाया गया था जेआईटी की तरफ से मुलव्विस होने का। तो फिर उनके मुस्ताफ़ी होने का जो पीटीआई मुतालबा कर रही थी, तो फिर वो मुतालबा गलत है, इसका मतलब है? देखिए, मुतालबा अपोजिशन मुखालफ पार्टी करती रहती है, लेकिन कोई किसी ने ये तो नहीं कहा कि वो ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफ़ा लें। जब रेफरेंस बनेगा उसके बाद भी पीटीआई तो नहीं डिमांड कर सकते ना, ये तो आप पीपल पार्टी का अपना अंदरूनी मसला है। लेकिन सियासत की बुनियाद इखलाकियात पे होती है, और पॉलिटिशियन की बुनियाद भी जो सियासत होती है, जो उसकी हाई मॉरल ग्राउंड होती है, उसी के ऊपर अल्टीमेटली बंदा। चंद साहब, मसला यह है कि जिन 5 लोगों को वजीर लगाया गया है, नए वज़रा लाए गए हैं, उनमें अगर हम बात करें हफीज़ शेख साहब की, जिन्हें मुशीर ख़जाना लगाया गया है, वो 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो 3 साल पीपल्स पार्टी के वजीर ख़जाना रहे हैं। और आज भी खान साहब ने कहा कि 10 साल में जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो उन 10 साल में यानी 30% उसमें हिस्सा तो हफीज़ शेख साहब का था, जिन्हें अब आप मईशत ठीक करने के लिए लाए हैं असद उमर की जगह पर। देखिए, मैं इसके ऊपर क्या आपको कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं समझता हूँ कि अगर हफीज़ शेख साहब, उनका एक प्रोफाइल है, मैंने उनके साथ खुद काम किया है, मैं उस असम्बली का मेंबर था जब वो वज़ीर ख़जाना थे, तो उनका एक प्रोफाइल है। अब देखना ये है कि वो क्या डिलीवर करते हैं। अब तो डिलीवरी के ऊपर उनका डिपेंड करेगा कि वो किस तरह डिलीवर करते हैं। एक नई टीम में आके वो खेलेंगे, एक ऐसी टीम में जिसका कप्तान चाहता है कि कुछ इस मुल्क में कुछ डिलीवर किया जाए, आम आदमी की ज़िंदगी तब्दील की जाए, यहाँ की इदारों की रिवैम्पिंग हो, और यहाँ एक फाइनेंशियल जो है ना गवर्नेंस एक ऐसी तरीके से गवर्न किया जाए कि लोगों को नज़र आए कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। अब ये हफीज़ शेख साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है, और अल्लाह करे वो इम्तिहान तो है। चंद साहब, आपकी नेक ख्वाहिशात भी उनके लिए यकीनी तौर पर हैं, लेकिन असद उमर साहब को तो 8 माह दिए गए थे कि परफॉर्म करें, परफॉर्मेंस दिखाएं, वो डिलीवर नहीं कर सके, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। तो क्या अब हफीज़ शेख साहब को भी 8 माह की डेडलाइन दी जाएगी कि 8 माह में सब कुछ ठीक कर दें, वरना ओहदे से हटा दिया जाएगा? देखिए, असद उमर साहब बड़े कम्पिटेंट आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं ज़ाती तौर पर उनकी कदर करता हूँ। अब देखना ये है कि आगे उनको माहौल कैसा मिलता है और कैसा डिलीवर करते हैं, ये अब उनके आने से पता चलेगा। और मैं समझता हूँ अगर असद उमर जैसे खान साहब के करीबी आदमी की वजारत चेंज की जा सकती है, तो यानी 8 माह बाद तब्दीली हो सकती है, हफीज़ शेख साहब को भी ओहदे से हटाया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ अगर असद उमर जैसा जो पीटीआई का एक मेन पाए का लीडर है, और उसका अगर उनकी वजारत चेंज की तो अच्छा, कितना टाइम देंगे? टाइम बता दें, टाइम फ्रेम बता दें, कितना टाइम देंगे? मैं टाइम नहीं दे सकता, ये तो अब डिपेंड करेगा कि वो किस हालात में काम करते हैं और किस स्टाइल में काम करते हैं, और उनका अवाम को फ़र्क क्या पड़ता है उनके आने से, इदारों को फ़र्क क्या पड़ता है। यानी फ़र्क ना पड़ा तो उन्हें हटा दिया जाएगा? ये आप अपने अल्फाज मेरे से सुनना चाहते हैं, हटा दिया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, ये मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। ये डिपेंड करता है खुद जो खान साहब ने आज अपनी स्पीच में कहा है कि जिसने भी कैबिनेट में रहना है। लेकिन जनाब, अगर हम फिरदौस आशिक अवान साहिबा के भी अगर हम उनकी प्रोफाइल की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, तो उनसे मुतालिक भी बहुत सारे सवालात हैं कि उन्हें भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की वो तर्जुमानी करती रही हैं, जिन पे आप तनकीद करते हैं, और पीपल्स पार्टी ने भी वजारत इत्तलात से उन्हें बरतरफ किया था, हटा दिया गया था, उनकी जगह पर कायरा साहब आए थे कि उनसे वजारत नहीं चल रही। तो अब वो आके आपकी हुकूमत की तर्जुमानी कैसे करेंगी, जिन्हें पीपल्स पार्टी कहती थी कि हमारे पास वो फेयर हो चुकी थी? इंशाअल्लाह ताला होप की जाए। मैं कहता हूँ इसमें फिरदौस आशिक अवान साहबा एक कम्पिटेंट मिनिस्टर, पहले भी यकीनन उन्होंने एक अच्छा काम किया, और अब भी मैं समझता हूँ कि अगर वो डिलीवर नहीं करेंगी तो उनको तो ये कोई मसला ही नहीं है, किसी को भी कोई मसला नहीं है। और मेरे ख्याल में कि अब उनका बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, मीडिया का दौर जो है ना, बड़ा चैलेंजेस है, जब जहाँ इकोनॉमी क्राइसिस में हो, जहाँ पे
इतना एक हर हवाले से रोज़ाना जवाब देना पड़े, और इदारे रेडियो पाकिस्तान हो, PTV हो या पैमरा हो या बहुत सारे इदारे हैं जिनको मैं समझता हूँ रीस्ट्रक्चरिंग और रीवैम्पिंग की ज़रूरत है। तो अल्लाह करे वो इस चैलेंज में कामयाब। लेकिन जनाब चंद साहब, क्या फवाद चौधरी साहब कॉम्पिटेंट नहीं थे? उनसे कहाँ नाकामी हुई वजारत इत्तलात चलाने में? देखिए, फवाद चौधरी साहब ने कोशिश की है अच्छा काम करने की एक एनर्जेटिक तरीके के साथ, लेकिन खान साहब अगर उससे मुतमिन नहीं है तो अब उसको, जब बंदे को ऊपर आप कह दें कि मैं मुतमिन नहीं हूँ, तो बाकी किस एंगल से काम किया है, कितना वक्त में किया है, कहाँ किया है, ये अच्छा चले ठीक, आपकी बात ठीक है। अब ये बता दें कि खान साहब तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की बात किया करते थे, मेरिट पर ओहदे दिए जाएंगे, मेरिट पर तैनातियां होंगी। फवाद चौधरी साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर बन गए हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का? वो तो उनकी लॉ की डिग्री है। ये तो तजाद है खान साहब के राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के नजरिए का। ये आप फवाद चौधरी साहब से पूछें या खान साहब से। अभी मैं, क्योंकि जब से ये रिशफलिंग हुई उसके बाद से मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला नहीं, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। जब मिलूंगा तो फिर ये डिस्कस। चले, एक और बड़ा अहम मामला है, इस पे आप बात नहीं कर रहे। खान साहब एक और बात का बहुत ज़्यादा जिक्र किया करते थे, वो था मफादात का टकराव, कि मेरे दौर में मफादात का टकराव नहीं होगा। नदीम बाबर साहब को पेट्रोलियम का मावन खुसूसी लगा दिया गया है। वो मिनिस्ट्री उनके अंडर है, वो महकमे उनके अंडर है कि जिनके खुद वो 80 करोड़ रुपए के डिफाल्टर हैं और खुद इसी शोबे में उनका प्राइवेट बिजनेस भी है। कैसे चलाएगा एक डिफाल्टर शख्स, कैसे अपने मातहत महकमों को चलाएगा? वैसे मैंने खान साहब से खुद ये पहले 1-2 दफ़ा मेरी डिस्कशन भी हुई है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, और मेरे साथ बड़ा क्लियर उनका विजन है इसके ऊपर। और मैं आपसे मैंने सुना है या मीडिया में मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, तो ज़रूर ये पार्टी के अंदर डिस्कस होगा। और मैं खुद भी इसकी रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या वाकई उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर होगा तो मैं उनको डिफेंड नहीं करूँगा, ये मैं आपके साथ। लेकिन जनाब अगर होगा तो बिल्कुल, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी और पार्टी में गलत है तो PTI में भी गलत है। इसमें तो सब चीजें दस्तावेजात मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, लेकिन मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहा हूं और मैं चेक कर रहा हूं कि उन्होंने कितने में स्टे लिया है, जो कुछ है। फिर उसकी रिपोर्ट जो भी होगी वो खान साहब को भी दूंगा, और उनके ऑलरेडी और ज़राए से भी उन्होंने खबरें उनको मिलेंगी, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में ये ज़रूर इसको चेक किया जाएगा। यानी अगर गलत आती है तो फिर आप रिएक्ट करेंगे? उस वक्त तक गलत आती है तो आप रिएक्ट करेंगे, आप एहतजाज करेंगे इस सारे मामले पे? अगर गलत होगा तो जी चलें ठीक है, इस मामले को छोड़ देते हैं। मुझे आप ये बता दें कि एजाज शाह साहब वाला जो मामला है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि नेशनल इलेक्शन प्लान पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उसे मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा और दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ को भी लूप में लिया जाएगा, एतमाद में लिया जाएगा। अब वो वफाकी वज़ीर दाखिला बन गए हैं, एक मुतनाज़ शख्सियत हैं, पीपल्स पार्टी उनको नहीं मानती, उनके सख्त तहफ़्फ़ुज़ात उनकी तकर्री पर। ये नेशनल एक्शन प्लान का मामला किस तरह से मंतकी इंजाम को पहुंचेगा जब पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगी? पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम उनकी किसी मीटिंग में नहीं बैठेंगे। अब ये एजाज शाह साहब की बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो कैसे पार्लियामेंट के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायलॉग करते हैं और नेशनल एक्शन प्लान हो उसके ऊपर कैसे अमल करते हैं। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारी दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी, नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात भी उनको दूर करने चाहिए। मेरे ख्याल वो मंजे हुए आदमी है, पुराने तजर्बाकार खिलाड़ी हैं और फौजी बैकग्राउंड के भी हैं, फिर सर्विस भी की है सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी और होम सेक्रेटरी भी रहे हैं, उसके बाद अब सियासतदान बन गए। तो मेरे ख्याल में वो अच्छे तजर्बे के साथ एक अच्छे तरीके के साथ हैंडल करेंगे और कोशिश मेरे ख्याल वो करेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान इस मुल्क की बड़ी बुनियादी ज़रूरत है। इसके ऊपर तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को एक कंसेंसस के इसको, लेकिन वो कैसे ख़त्म करेंगे कलदम तंजीमों को? पहले पीपल्स पार्टी आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि ऐसे वजीर बैठे हैं जो खुद कलदम तंजीमों को सपोर्ट करते हैं। शेख फकास अकरम ने भी एक आर्टिकल में इल्ज़ाम लगाया था इन पर कि इन्होंने उनके हल्के में कलदम शिदत पसंद तंजीमों को सपोर्ट किया था। जब एक शख्स पे तंजीमों को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम है तो वो कैसे ख़त्म करेगा इन तंजीमों के रोल को? देखिए, मैंने वो कॉलम तो नहीं पढ़ा या मैंने तो नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात मेरी नज़र से नहीं गुजरी। तो अगर कोई ऐसी बात होगी तो वो फिर बिल्कुल गलत होगा और ये शाह साहब को खुद वज़ाहत फिर उन्हें मुझे ये बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाने का खान साहब ने उनके हल्के में जाके कहा था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तो नहीं बनाया, वफाकी वज़ीर बना दिया। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे सच्ची बात नहीं पता। उनको वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी बड़ा ओहदा मिल गया है, वज़ीर दाखिला इस मुल्क का बहुत बड़ा ओहदा है। अच्छा चलिए, आप मुझे सिर्फ बता दें कि वफाक में तो तब्दीली आ गई है, बड़े पैमाने पे आ गई है।
अब क्या पंजाब में भी तब्दीली आएगी? चूंकि अगर आप कहते हैं कि असद उमर जैसे ओपनिंग बैट्समैन को हटा दिया जाता है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, उस्मान बुज़दार साहब जो कि खान साहब के वसीम अकरम प्लस हैं, उनकी कारकर्दगी तो सबसे ज़्यादा तनकीद की जद में है। वो सबसे ज़्यादा इस वक्त उन पर तनकीद हो रही है कि वो सबसे ज़्यादा पुअर परफॉर्मर है पूरी खान साहब की टीम के अंदर। उन्हें भी हटाया जाएगा क्या? देखिए, उनको आज खान साहब ने जलसागाह में भी कहा है, खुद स्पीच किया, उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार साहब और KPK के चीफ मिनिस्टर साहब दोनों को अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे रहना होगा। तो कारकर्दगी यकीनन उनको बताना पड़ेगी, उनको अपना इम्तिहान पास करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी ज़मीनें बागुजार कराई, पुलिस में रिफॉर्म्स क्या की, जेल में रिफॉर्म्स क्या की, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या प्रायोरिटी है उनकी, और महंगाई, जो आवाम को जो मसाइल हैं पंजाब सूबे के अंदर, तालीम के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान है। और बुज़दार साहब शरीफ आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, मुझे उम्मीद है वो इम्तिहान में कामयाब होंगे। लेकिन इम्तिहान तो ज़रूरी होगा, अब तो ये ऐलान हो चुका है कि इम्तिहान होगा, और ये इम्तिहान 5 साल के बाद। लेकिन चंद साहब, किसी इंसान का शरीफ होना, सादा होना तो कोई मेरिट नहीं होता, मयार नहीं होता, उसे तो डिलीवर करना होता है। आपको लगता है कि बुज़दार साहब डिलीवर करने में कामयाब रहे पंजाब के अंदर? उन पर तो बड़ी तनकीद है कि वो नाकाम है। नहीं, मैंने डिपार्टमेंट्स का, मैंने तो आपको एरियाज़ भी गिनवा दिए हैं। मैंने सिर्फ शराफत या ईमानदारी का नहीं, मैंने एरियाज़ भी गिनवाए हैं कि यहाँ इन एरियाज़ को चेक करके उनको डिलीवरी अपनी बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर असद उमर को हटाए जाने का म्यार, आप खुद कह रहे थे कि पार्टी के अंदर से तनकीद थी, सोशल मीडिया पर तनकीद थी, तो सोशल मीडिया और पार्टी के अंदर से भी तनकीद सबसे ज़्यादा तो उस्मान बुज़दार पर आ रही है कि वो सबसे पुअर परफॉर्मर है। देखिए, असद उमर साहब ने मेरे ख्याल में खुद उन्होंने जाके रिज़ाइन किया, खान साहब ने तो उनको और मिनिस्ट्रियों की भी ऑफ़र की हुई है, और वो टीम का हिस्सा हैं, वो बड़े काबिल एतमाद साथी हैं खान साहब के, और बड़े सीनियर PTI के रहनुमा हैं। तो मेरे ख्याल में वजारतें या ओहदे आनी जानी चीज़ होती हैं, असल लीडरशिप का एतमाद होता है। तो मेरे ख्याल है आज भी एतमाद असद उमर साहब के साथ है। जहाँ तक उनकी मिनिस्ट्री का तल्लुक है, वो तो कप्तान का एक हक है, वो तो प्राइम मिनिस्टर का एक हक है, वो किसी वक्त भी किसी को हटा सकते हैं, नए वज़ीर को बना सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जिसने कैबिनेट में रहना है, बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, ने प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मामले पर नून लीग का मौक़िफ़ लेंगे, बिलखुसूस असद उमर के भाई ज़ुबैर उमर जो कि सबसे ज़्यादा तनकीद किया करते थे हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर। असद उमर के हटाए जाने पर उनका रद्द अमल क्या है, और अब वो आगे असद उमर को क्या मशवरा देंगे एक भाई की हैसियत से कि उनका क्या लाएअमल होना चाहिए। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। और अब बात हो जाए इन अहम तब्दीलियों पर। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के रद्द-ए-अमल की, कि जिसने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, और नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कप्तान के बहुत सारे खिलाड़ी तो खुद ही रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं, अपोजिशन को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन इन तब्दीलियों पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है अपोजिशन की जमातों की तरफ से, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी। लेकिन ये तो खान साहब क्योंकि वज़ीर आज़म हैं, उनका अपना इख्तियार है तब्दीली करने का, इस पर तनकीद काहे की? इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सीनियर रहनुमा नून के। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खान साहब ने काबीना में तब्दीलियाँ की हैं, ये तो उनका इख्तियार है, तो फिर तनकीद इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? कभी अना की बात होती है, कभी ज़िद की बात होती है, इस तरह के ताने मिल रहे हैं। देखें, एक तो बिल्कुल उनको इख्तियार है, और वो इख्तियार की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ उसका इस्तेमाल भी उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप देखें 2018 के इलेक्शन के बाद जब हुकूमत आई, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जिस टीम की बात करते थे, और बात करते थे कि 70 साल की तारीख़ में उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस टीम नहीं होगी जो आवाम देखेगी 2018 के इलेक्शन के बाद। लेकिन उसी टीम में इतना अखाड़ पछाड़ उन्होंने ख़ुद किया, हमने नहीं कहा था। और उसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो सबसे अहम बात यह है कि खान साहब ने जितनी कमिटमेंट्स और जितने ख्वाब पाकिस्तानी अवाम को दिखाए थे, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी लीडर ने नहीं दिखाए थे। हर पॉलिटिकल लीडर कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स करता है और ओवर कमिटमेंट्स करता है, बट जो सुहाने ख्वाब और जो पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान तब्दील करने की बात खान साहब ने की थी,
वो किसी और ने नहीं की थी, और उसको डिलीवर करने की जिम्मेदारी जो थी, सबसे अहम जिम्मेदारी जो थी, वो थी असद उमर के ज़िम्मे, जो कि उनके वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और ये खान साहब ने एक दफ़ा नहीं, 50-60 दफ़ा 100 दफ़ा कहा होगा ओवर द इयर्स कि एक ऐसी टीम। सो वो जो पोस्टर बॉय था PTI का, जिसने उस ख्वाब को कन्वर्ट करना था, अगर आप 8 महीने के बाद ये कहें कि जी वो नाकाम हो गया परफॉर्मेंस वाइज। आज भी जलसे में उन्होंने कहा कि जो मैंने इसलिए निकाला है परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और कल असद उमर ने ख़ुद काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ये एग्री किया कि परफॉर्मेंस के अलावा और क्या चीज़ हो सकती है। सो अगर परफॉर्मेंस 8 महीने में उस शख्स की जो सबसे बड़ा जिससे एक्सपेक्टेशंस थी, तो एक तो ये मेरा ख्याल है बहुत ही बड़ी एक सेटबैक है खान साहब के लिए, और ये एक्सेप्टेंस है फेलियर की कि जो उनकी जो माशी पॉलिसीज़ थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली कप्तान पर है और पूरी काबीना पर है और दूसरे जो अहम ओहदेदार हैं। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सबसे ज़्यादा तनकीद हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर आप ही किया करते थे। रिकॉर्ड पर आपके बयानात मौजूद हैं कि फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, मुल्क जो है बहरान की तरफ जा रहा है। तो अगर खान साहब ने कोर्स करेक्शन कर दी है कि बजाय 5 साल बाद मुल्क बहुत ज़्यादा बहरान में चला जाता, 8 माह में ही तब्दीली अगर कर दी है, उन्हें लगता है कि एक बेहतर फैसला किया गया है कि हम बहरान से बच जाएंगे, शायद एक नया शख्स आ जाएगा, नया खिलाड़ी आ जाएगा, पुराना खिलाड़ी डिलीवर नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो कह रहे हैं मैंने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है। तो ये तो उनके नज़दीक एक कोर्स करेक्शन है, बेहतरी की तरफ एक स्टेप है, तो इस पर फिर तनकीद क्यों इतनी ज़्यादा? तो एक तो हम बिल्कुल सही बात कर रहे थे, खान साहब और PTI स्टेट ऑफ डिनायल में थे ये तमाम महीनों में, और हर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर था वो मायूस कुन था, और उसकी जस्टिफिकेशन एक अजीब सी जस्टिफिकेशन होती थी जो आज तक किसी कंट्री में किसी इकोनॉमिक मैनेजर की तरफ से नहीं दी गई, कि पहले अहदाफ सारे ख़राब होंगे, जो सही भी थे वो भी ख़राब होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, पावर्टी से नीचे लोग जाएंगे, और फिर अगले साल इससे भी ज़्यादा हालत ख़राब होगी, उससे अगले साल फिर और हालत ख़राब होगी। और रिफॉर्म्स का एक नुक्ता बता दें कि चाहे एनर्जी सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में या किसी सेक्टर में कोई नहीं हुए। सो वो जो कोर्स करेक्शन की बात उस हद तक तो सही है कि जी उन्होंने महसूस किया और अपना फेलियर एक्सेप्ट कर लिया, बट आप तब्दीली देखें ना, फिर उसके बदले लेके क्या आते हैं। अगर फाइनेंस में असद उमर डिलीवर नहीं कर सके थे तो पेट्रोलियम जैसी अहम वजारत फिर उनको क्यों ऑफर कर रहे थे। सो ये एक तो द टू थिंग्स डोंट मेक सेंस। और दूसरी बात है, हफीज शेख साहब को लेके आए हैं, जो पीपल्स पार्टी जिसके बारे में खान साहब और पूरी PTI की लीडरशिप रिपीटेडली, मेरा ख्याल है कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा पिछले 5-10 साल में जब उन्होंने तनकीद का निशाना ना बनाया, और शदीद आज भी बात की किसी जगह थे और उन्होंने ये कहा कि पिछले 10 साल में जो कर्जे लिए गए, तो वो उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, वो आपके लीड प्लेयर्स हैं। उस नए पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करने के लिए उनको लेके आए पीपल्स पार्टी वालों को, और जो बाकी हैं वो मुशर्रफ साहब के दौर के। तो फिर नया पाकिस्तान कैसे तामीर किया जाएगा। और फिर इसी तरह से सरवर साहब जो है पेट्रोलियम में नाकाम हो गए, बुरे तरीके से नाकाम हो गए, उनको ऑफर कर दी एविएशन। अच्छा, आपको क्या लगता है मोहम्मद साहब, फवाद चौधरी जी आपको क्या लगता है कि असद उमर साहब जो है वो कहाँ नाकाम हुए हैं? कौन सा ऐसा काम है जो उन्हें कर लेना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने, जिसकी वजह से उन पर नाकामी का इतना बड़ा दाग भी लग गया ज़ाहिर उनके करियर के ऊपर? मेरा ख्याल है इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ थी असद उमर के लिए, वो थी इमरान खान और असद उमर ख़ुद की और PTI की ओवरऑल कमिटमेंट्स और उनकी स्टेटमेंट्स के ओवर माई डेड बॉडी IMF, और हम कर्जे लेने किसी के पास नहीं जाएंगे। सब कहते हैं, सब पॉलिटिशियंस कहते हैं, ये मैं इसमें PTI को ब्लेम नहीं कर, बट जिस डिग्री से, जिस इंतहा से और जिस पैशन से वो कहते रहे। और इवन मैं आपको याद दिलाऊं, 19 अगस्त को इमरान खान ने जब स्पीच की और कौम से एड्रेस किया, ओथ लेने के बाद उस दिन IMF को कहा कि मैं IMF के पास या दोस्त ममालिक के पास नहीं जाऊंगा। सो एक तो तैयारी बिल्कुल नहीं थी। एक बिल्कुल क्लियर है कि जब आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डॉलर्स की कमी, उसका एहसास भी था, लेकिन आपकी तैयारी नहीं थी। आप वो प्लान 19 अगस्त को ओथ लेने के बाद भी नहीं दे रहे थे। एक तो वो था, तो एहसास नहीं था। और दूसरा ये था कि जो आपने फैसले करने का टाइमिंग होता है समर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। IMF का फैसला अगर पहले महीने में कर लिया जाता तो पाकिस्तान में मेरे अपने हिसाब से इतना इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होता और इतनी बड़ी कॉस्ट पाकिस्तान को पे नहीं करनी पड़ती।
क्योंकि तो जब आपने असद उमर साहब का फैसला था कि नहीं जाना, आपसे उनकी कोई बात हुई हो, चूंकि आप भाई भी हैं, मिलते तो रहते होंगे, पार्टियां आपकी बेशक अलग हैं, लेकिन जाहिर है ताल्लुक तो रहता है, तो उन्होंने कोई आपसे बात शेयर की कि वो प्रेशर में थे, दबाव में थे, चूंकि तनकीद तो सबसे ज़्यादा असद उमर पर हो रही थी पिछले 8 माह के दौरान, उनकी मुआशी कारकर्दगी से मुतल्लिक भी कप्तान की तरफ से काफ़ी दबाव था, पार्टी के अंदर से काफ़ी दबाव था। जो बात आपने की कि IMF के अंदर चले जाना चाहिए था, तो सॉलिडली क्या ये असद उमर का डिसीजन था कि नहीं जाना, या फिर पूरी उनकी कैबिनेट का या इमरान खान साहब का अपना भी, चूंकि शुरू में वो इस तरह की बात तो करते रहे, तो आपसे क्या शेयर किया? इमरान खान का सबसे बड़ा फैसला था कि वो चाहते थे कि जो कुछ हो अवॉइड अगर हम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इकोनॉमी में जो बहरान आया समर, उसमें ये बिल्कुल याद रखना चाहिए कि जो ओवरऑल पॉलिसीज़ थी, पकड़ धकड़ की पॉलिसी थी, रिकन्सिलिएशन ना करने की पॉलिसी थी ऑपोजिशन के साथ मिल के ना काम करने की, एक नैब ज़दा माहौल पूरी कंट्री में, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुसैन दाऊद हो, मोहम्मद अली टब्बा हो, आरिफ हबीब हो, या दूसरे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पीछे नैब छोड़ दिया आपने, तो किस तरह से एक इकोनॉमी चल सकती है? बहरान ही आना था। तो अगर ये कोर्स चेंज ना किया गया और अगर आपने लोगों को एक सुकून का सांस लेने का वक्त नहीं दिया जिसमें वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपने सही फैसले कर सकें, और उसके लिए कंडीसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंक्वायरीज ना करें, आप पॉलिटिकल ऑपोजिशन को छोड़ दें, बिल्कुल करें, लेकिन एक ड्रामा जिस तरह आप एक हमजा शहबाज के घर खड़े हुए हैं, जबकि एक बहरानी कैफियत है, वो उसको एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, उस प्रोसेस को फॉलो टू इंश्योर। आपको ये ख्याल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें तमाम इन्वेस्टर्स, और ना सिर्फ पाकिस्तान में ग्लोबल इन्वेस्टर्स देख रहे होते हैं और वो मायूस होते हैं कि इस माहौल से, फिर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर तलवार लटकी हुई है कि जी वो अगर कोई भी फैसला करेंगे जिसमें कोई फैसला अगर गलत हो जाएगा तो वो उनकी नैब में फिर सजा के लिए इंतजार करें। ऐसा माहौल जो है इमरान खान हैज़ टू अंडरस्टैंड, बट ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस दैट पाकिस्तान इज इन। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, असद उमर साहब वो PTI का ब्रेन थे, जिन्हें PTI के, यानी कि वो शख्स थे, PTI के लीडर थे जिन्हें PTI का ब्रेन कहा जाता था। उन्होंने PTI के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनाई, रिफॉर्म्स का एजेंडा था उनके पास, PTI का मंशूर बनाने में उनका बड़ा अहम किरदार था। उन्हें ही जब साइडलाइन कर दिया गया और एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू उन्हें मैसेज भेजा जाता है कि आपको वजारत से हटा रहे हैं, जाहिर है मायूस तो वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, जिसका वो खुलकर इजहार नहीं कर रहे। उन्होंने वजारत पेट्रोलियम लेने से भी इनकार कर दिया, ये एक तरह का एहतजाज था। तो जाहिर है जब इंसान कोई बड़ा फैसला करता है तो अपने रुफ़का के साथ बड़ा मशवरा भी करता है, अपने भाइयों से मशवरा करता है, दीगर रुफ़का के साथ, दोस्तों से मशवरा करता है। असद उमर साहब के बारे में अब क्या है उनका इरादा? कोई उन्होंने आपसे मशवरा किया, शेयर की बात कि अब वो MNA रहेंगे, PTI के टिकट पर नहीं रहेंगे, PTI के साथ अपना पॉलिटिकल सफ़र कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? क्या कुछ वो अब क्या कह रहे हैं असद उमर साहब? आपसे कोई बात हुई उनकी? देखें, एक तो ये है कि पर्सनली ही विल फील हर्ट जिस तरह से वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया है और जिस तरह से फ़ैसला कम्युनिकेट किया है। आपको पता है कि जब असद उमर ट्वीट भी कर चुके थे तो शीरी मज़ारी साहिबा ये कह रही थी कि फ़ोटो शॉप यकीन नहीं आ रहा था उनको, तो बुज़रा को भी नहीं एतमाद में लिया गया। इतनी इम्पॉर्टेंट पोजीशन, बिजनेसमैन को एतमाद में नहीं लिया गया, MNAs को एतमाद में नहीं लिया गया, तो बहुत ही एक गलत तरीके से किया। तो एक तो नॉट ओनली इन द फैक्ट कि जी लैक ऑफ इंटरेस्ट शो किया और कॉन्फिडेंस शो किया कि जी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, दूसरे उनको हटा दिया गया इस तरह से, तो वो जाहिर है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कभी भी नहीं एक्सेप्ट करते, कोई और मिनिस्ट्री वो कभी भी नहीं एक्सेप्ट करते। वो ऑब्वियसली उनका ताल्लुक कराची से है, ही इज़ कमिंग टू कराची टुनाइट एंड आई अंडरस्टैंड, जाहिर है वो MNA रहेंगे और अपना छोटा मोटा रोल फॉर द टाइम बिंग प्ले करेंगे। बट मेक नो मिस्टेक, असद उमर हैज़ नॉट एंडेड हिज इनिंग्स, या एक इनिंग ख़त्म हुई है, इसके बाद। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस मामले पर मौक़िफ़ जाने के हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। अब बात हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि जिसकी तरफ से ये मुतालबा सामने आया था कि असद उमर, शरियार अफरीदी और शेख रशीद से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाम लिए बगैर मुतालबा किया था कि इन्हें हटा दिया जाए, चूँकि इनके होते हुए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो सकता। 3 में से 2 वज़रा तो हट गए हैं, एक का ओहदा तब्दील हो गया, एक को वजारत से हटा दिया गया।
तो फिर पीपल्स पार्टी तनकीद क्यों कर रही है सारे अमल पर? हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के। खोखर साहब, 3 वज़रा का मुतालबा आया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कि उन्हें हटा दिया जाए। 3 में से 2 तो हट गए, एक को ओहदे से हटा दिया गया, एक की वज़ारत तब्दील हो गई। तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बात पूरी होगी इनडायरेक्टली से ही। एहतजाज इस पे, यानी एतराज़ सॉरी इस पे क्यों हो रहा है? देखिए, एतराज़ नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो साहब ने भी जब अपनी गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ पार्लियामेंट हाउस में भी, तो उसमें भी उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली कहा कि ये मुल्क की जो मईशत जिस भौचाल से गुजर रही है उसमें असद उमर साहब की और इमरान खान साहब की टीम की इनकॉम्पिटेंस का काफ़ी किरदार था, तो शायद एक रिलीफ मिले। लेकिन जो बात उन्होंने की थी वो इस कॉन्टेक्स्ट में की थी कि पाकिस्तान को इस वक्त बैनुल-अक़वामी तौर पे FATF जैसी ब्लैक लिस्ट का शायद सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और पाकिस्तान ने अगर उन सवालात के जवाब ना दिए और अपने पाकिस्तान के अंदर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ना करते हुए कोई तब्दीलियां ना लेकर आए, तो इन वज़रा की मौजूदगी में तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। उनका इशारा इस तरफ था और पाकिस्तान में अब हमें भी कई चीज़ों को सीरियसली देखना पड़ेगा कि अगर हम वाकई नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद सही तरीके से करना चाहते हैं फॉर पाकिस्तान बेनिफिट, तो फिर हमें वो तमाम इक़दाम उठाने होंगे जो पाकिस्तान की रियासत के फ़ायदे में। अच्छा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह के बतौर वज़ीर दाखिला करेड़ी पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद पीपल्स पार्टी कर रही है कि उनके साथ हम बैठेंगे नहीं। जो मीटिंग्स अगर वो चेयर करते हैं नेशनल एक्शन प्लान से मुतल्लिक़ या फिर कोई भी दाखिली सलामती से मुतल्लिक़, अब तनकीद पीपल्स पार्टी का जो एतराज़ है वो ये है कि इनसे मुतल्लिक़ बेनज़ीर भुट्टो ज़रदारी ने ईमेल में कह दिया था कि जो 4 अफराद के नाम लिए गए थे कि मेरे मुमकिन कातिल हो सकते हैं, तो उनमें इनका नाम था। तो नाम तो उसमें परवेज़ इलाही साहब का भी था 4 नामों में, उनको तो आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, लेकिन एजाज शाह के मामले पे आप मानने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जब उन्हें सफ़ीर नामजद किया गया और ऑस्ट्रेलिया ने उनकी बतौर सफ़ीर नामजदगी को कबूल करने से इनकार कर दिया और वो अगर बगैर किसी वजह के था, तो फिर तो ठीक है, आप फिर करते जाइए जो आपने करना है। तो हमने इस वक्त बैनुल-अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से बड़ा सीरियस होकर ये पैगाम देना है कि हाँ, हम नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर उसके इम्प्लीमेंट करने में संजीदा है और ऐसे लोग जिनके माजी के अंदर ताल्लुकात के हवाले से कोई शुबूह व शुबहात नहीं है, कोई ऑस्ट्रेलिया कोई ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की तकर्री की भरपूर मुखालफत करेंगे, भरपूर मुखालफत करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारा एतराज तो सामने है इसके ऊपर, हमने प्रिंसिपली आगाह किया और इस चीज को कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए कि पाकिस्तान FATF में पाकिस्तान को बड़े संगीन चैलेंजेस का सामना है और अगर वो भी पाकिस्तान की रियासत मद्देनजर नहीं रखना चाहती तो इसका मुल्क को नुकसान होगा और मुल्क को नुकसान होगा तो हम सब का नुकसान होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आप प्रोग्राम में शरीक हुए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। एक तरफ नून लीग की तरफ से भी तनकीद हो रही है इस फैसले पर और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी तनकीद हो रही है कि ये नाकामी सिर्फ इन वज़रा की नहीं बल्कि ये हुकूमत की, बिलखुसूस इमरान खान साहब की अपनी नाकामी है, जिसकी वजह से उन्हें आके कैबिनेट तब्दील करना पड़ी है और उन्हें अपनी नाकामी का एतराफ़ करना पड़ा है। इसे एतराफ़ करार दिया जा रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ इसे कोर्स करेक्शन करार दे रही है। आज के शो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।